बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूनियर ट्रैफिक वार्डन का एग्जाम हुआ है पीपीएससी का 30 से 32 नंबर का, जिसमें लॉ का पोर्शन था। हमने भी आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके प्रोवाइड किए थे। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। इसका जो मेरिट है वो कम ही होगा, क्योंकि इसमें 2 फिल्टर लगे हैं मेन। नंबर 1 तो एज का लगा है, 23 साल तक इसमें लोग एलिजिबल थे, अप्लाई कर सकते थे। और दूसरा जो इस पे फिल्टर लगा है वो हाइट वाला लगा है। तो मैक्सिमम बच्चे जो थे वो चले गए थे, इसमें से निकल गए थे, बाहर हो गए थे जिनकी अच्छी तैयारी थी। तो नॉर्मल तैयारी वाले लोग थे, इसका मेरिट भी कम होगा, बहुत कम इसका मेरिट होगा। तो अभी कुछ क्वेश्चन आए हैं हमारे पास 50 के करीब, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। आप अपनी मार्किंग भी कर सकते हैं। जो सवाल नहीं है इसमें शामिल, जो लोग पेपर दे के आए हैं, वो क्वेश्चन हम तक शेयर करें, ताकि हम इसके जो दूसरा पोर्शन है, जो बाकी क्वेश्चन है, उन पे भी एक वीडियो बना के आप सबको प्रोवाइड कर दें, ताकि इसमें सबका फ़ायदा हो सके। तो हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ताइनामेन स्क्वायर के हवाले से है बेटा। ये रिपीटेड सवाल है पीपीएससी के पेपर में, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है ये। ताइनामेन स्क्वायर इज इन विच कंट्री? तो ये बेटा चाइना के अंदर ये बिल्डिंग है, बेसिकली ये बिल्डिंग्स के नाम है। तो ताइनामेन स्क्वायर चाइना में है। तहरीर स्क्वायर इजिप्ट में है, ये भी सवाल बनता है तहरीर स्क्वायर किधर है। और रेड स्क्वायर का भी बनता है। रेड स्क्वायर जो है ये रशिया के अंदर है। तो ये 3 ही स्क्वायर हैं जिनके बारे में कमीशन पूछ रहा होता है। रेड स्क्वायर रशिया में, और तहरीर स्क्वायर मिस्र में, कायरो में, और उसके बाद आपका ताइनामेन स्क्वायर जो है ये चाइना में है। मैंने करवाया था आपको उस वक्त, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था चाइना के हवाले से, उस वक्त ये तीनों स्क्वायर करवाए थे। पाकिस्तान एंड चाइना डिसाइडेड विच सिटी एज एन इंडस्ट्रियल हब फॉर ज्वाइंट वेंचर? तो इसका सही आंसर बेटा फैसलाबाद है। फैसलाबाद इसका सही आंसर है बेटा। तो फैसलाबाद को सेंटर बनाने का जो है ना जी, दोनों ने एग्री किया था, पाकिस्तान और चाइना ने। सी पैक के जरिए इंडस्ट्रियल हब जो बनेगा हमारा वो फैसलाबाद है। फैसलाबाद में आपको पता है इकोनॉमिक जोन भी बन रहा है। ठीक हो गया, इसका ये सही आंसर होगा। उसके बाद अच्छा, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो जो बच्चे पेपर दे के आते हैं वो हम तक पहुंचाते हैं। तो इसमें हो सकता है कोई क्वेश्चन जो है ना किसकी स्टेटमेंट ठीक ना हो, या कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया हो जो पेपर में ना हो। हम कोशिश तो हमारी पूरी होती है कि जो पेपर में क्वेश्चन थे, जो बच्चे पेपर दे के आए हैं, हम उनसे वेरीफाई करवाएं। हमने ये जो क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, ये हमने वेरीफाई करवाए हैं। लेकिन हम सारे इंसान हैं, हम सबसे गलती हो सकती है। तो कोई अगर क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो तो उससे इग्नोर करके आगे चले जाइएगा। जो सवाल इसमें नहीं है वो आप हम तक पहुंचा देंगे। तो इस तरह से ये पूरे जो क्वेश्चन है, पूरा जो पेपर है, वो आप तक पहुंच जाएगा। K2 के बारे में पूछा हुआ है, वही रिपीटेड सवाल। K2 जो है क्या है जी हमारे पास? गुडविन ऑस्टन है इसका पुराना नाम, उसका दूसरा नाम, और उसके अलावा चगोरी भी इसका नाम है। इसकी हमने हाइट देखी थी, 81-26 मीटर है। पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक है, दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा K2 को, K2 क्यों कहते हैं? K से कराक्रम, 2 से सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो ये इसका मतलब है। आगे चलते हैं जी। विच फ्लू इफेक्ट बर्ड्स? तो बर्ड्स को कौन सा फ्लू इफेक्ट करता है? तो ये जो है ना जी ऑप्शन में मौजूद होगा कहीं ना कहीं। तो ये इसका अगर ऑप्शन में था तो ये आंसर सही होगा। इन्फ्लुएंजा भी कहती हैं, ये जिस तरह नजला लगता है वैसे परिंदों को नाक बहना शुरू होती है उनके, उसके बाद वो मर जाते हैं। तो इस तरह की ये बीमारी है, बर्ड्स में बहुत ज़्यादा होती है। और ये स्पेशली जो मुर्गियां हैं ब्रेलर, उसमें ये बीमारी लगती है और इस तरह मुर्गियां लेटती चली जाती हैं। ठीक हो गई, तो ये वायरस है उसका। आगे चल के, विच ऑर्गेनाइजेशन टुक कश्मीर इशू टू यूएन इन 2019? तो ये पूछना चाह रहे हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो 2019 के अंदर जो कश्मीर इशू है उसे यूएन में ले गई थी दोबारा से? तो OIC थी, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत थी। खान साहब का आपको पता ही है, वो जो तकरीर की थी इन्होंने, और उसके बाद एक पूरी कंपेन लॉन्च की गई थी जो है ना कश्मीर के हवाले से, क्योंकि इंडिया ने वो क्या कर दिया था, कश्मीर का जो स्टेटस था वो चेंज कर दिया हुआ था। 370 जो आर्टिकल थे वो चेंज किए थे। ठीक है, तो इसका OIC सही आंसर होगा बेटा। ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो OIC, वैसे पाकिस्तान इसे लेके जा रहा था। UNO स्पेशल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? तो UNO का स्पेशल डे जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल।
क्योंकि 24 अक्टूबर को इसकी बुनियाद रखी गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ डे का। कभी वो पूछते, सारा रिपीटेड सवाल है बेटा, मैंने लेक्चर में भी करवाए हुए हैं, पास पेपर में भी रिपीटेड है। कुछ नए सवाल भी हैं, सारे नहीं हैं, कुछ नए सवाल भी हैं। Who took कश्मीर इशू टू यूएनओ, तो यूएनओ के अंदर कश्मीर इशू को कौन लेके गया था? इंसान की बात हो रही है, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू लेके गया था 1948 के अंदर। 1948 के अंदर जब पाकिस्तान की जो आर्मी थी या जो मुजाहिदीन थे, कश्मीर के जो लोग थे, जब उन्होंने अटैक किया इंडियन आर्मी के ऊपर और काफ़ी सारा इलाका आज़ाद करवा लिया और आगे बढ़ते चले जा रहे थे, तो इंडिया के पास यही ऑप्शन था कि वो यूएनओ में गया। उसने कहा कि जी देखें, पाकिस्तान की आर्मी को रोकें। पाकिस्तान की आर्मी ने जी हमला कर दिया है, हालांकि वो मुजाहिदीन थे वहीं के। हम पाकिस्तान के पास तो उस वक्त आर्मी नहीं थी, हमारे पास ना हथियार थे, कुछ था ही नहीं, ना हमारे पास जो आर्मी थी जब तकसीम हुई थी उन्होंने सारे हथियार अपने पास रख लिए थे, ना हमारे पास आर्मी पूरी थी, ऑर्गेनाइज नहीं थी। हम तो आर्मी को अपने को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक हो गया। तो 1948 में नेहरू लेके गया था, नेहरू उनका प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का उस वक्त। हु इज द फाउंडर ऑफ डॉन न्यूज़पेपर, तो डॉन न्यूज़पेपर के जो फाउंडर हैं वो जिन्ना साहब हैं जी। ये सवाल रिपीटेड है, कभी साल पूछता है, कभी जो है ना पूछता जी कि कौन इसका फाउंडर था। जिन्ना साहब ने 1941 में जो थी डॉन की बुनियाद रखी थी। वो द फाउंडर ऑफ अल हिलाल न्यूज़पेपर। अल हिलाल न्यूज़पेपर जो है बेटा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 के अंदर इसकी बुनियाद रखी थी, कलकत्ता से। कलकत्ता में पहली दफ़ा कलकत्ता से जारी किया गया था 1912 की। ये बात है अब्दुल कलाम आज़ाद के हवाले से आप याद रखिएगा। मैंने करवाया आपको पाकिस्तान हिस्ट्री में, जब मैंने आपको हमदर्द और कामरेड करवाए थे, उसके दरमियान में मैंने ये करवाया था आपको। हु प्रेजेंटेड दिल्ली प्रपोजल, तो दिल्ली प्रपोजल जो है ये किसने इसकी बुनियाद प्रपोज की थी? तो ये जिन्ना साहब ने, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने 1927 में। कभी वो साल पूछेगा। इसका दूसरा सवाल इस तरह से पूछता है, जी बताएं वो कौन सा इवेंट था या वो कौन सा इवेंट था जिसमें मुस्लिम लीग ने अपने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी उसे विदड्रा कर लिया था। ये वाहिद मौका था जब मुस्लिम लीग ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी वो उससे पीछे हट गए थे। क्यों? क्योंकि कानून बनना था। मुस्लिम लीग चाह रही थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर कोई फ्रेमवर्क बना के कुछ जो है ना जी कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल बना के अंग्रेज़ों को पेश करें मुतफिका तौर पर, जिसे अंग्रेज़ तस्लीम कर लें और उसी हिसाब से नया कॉन्स्टिट्यूशन बने, इंडिया को कैसे चलाया जाएगा। ठीक है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट ये थी, इंडिया जो कांग्रेस थी वो कहती थी सेपरेट इलेक्टोरेट को हम नहीं मानते, ज्वाइंट इलेक्टोरेट को मानेंगे। मतलब ओपन मेरिट में सारी सीटें होंगी, जो जीतेगा वो ले जाएगा सीटें, कोई अलग से जो है ना मुसलमानों के अलग से सीटें नहीं होंगी। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट था। तो जिन्ना साहब ने कहा अगर कांग्रेस को मनाना है, इकट्ठे मिलकर चलना है, तो हमें इस डिमांड से पीछे हटना पड़ेगा। तो जिन्ना साहब ने अपने मुस्लिम लीग की जो मीटिंग बुलाई थी दिल्ली में, वहाँ बैठ के उन्होंने गपशप की, सारों को कन्विंस किया पहले, और उसके बाद नेहरू को बताया कि जी, मोतीलाल नेहरू थे उस वक्त, जी हम जो है ना जी इससे पीछे हट जाएंगे, आप जो है ना जी मिल के एक बनाएं। लेकिन बाद में कांग्रेस पीछे भाग गई थी। तो उसमें जिन्ना साहब ने कुछ 2-3 प्रपोजल भी दी थी कि अगर आप हमारी ये 2-3 बातें मान लेते हैं तब हम अपनी इस डिमांड से पीछे हट जाएंगे। वो 2-3 डिमांड क्या थी वो पूछ लेता है कभी कभार। एक तो ये कहा गया था कि सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए और सूबा बना दिया जाए। दूसरा कहा था कि बलूचिस्तान और NWFP में रिफॉर्म्स करनी चाहिए। तीसरी ये कि जी बंगाल में और पंजाब में मुसलमानों की आबादी के तनासब से जो है ना उन्हें सीटें दी जाएं। तीसरा जो है ना जी सेंट्रल जो लेजिस्लेशन है उसमें 1/3 सीटें मुसलमानों की होनी चाहिए। ये 3-4 प्रपोजल थी, दिल्ली प्रपोजल, जिसे जिन्ना साहब ने सामने रखा था कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस ने नहीं माना था। इसीलिए फिर वो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट दी थी, उसके रिएक्शन में जिन्ना साहब ने फिर कायद आज़म के 14 पॉइंट्स जो थे वो उसके रिएक्शन में दिए गए थे। फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी के बारे में पूछा हुआ है जी। तुगलक डायनेस्टी की जो बुनियाद है, देखिए मैंने आपको लिखवाया था SKTSL, स्कटसल। तो ये 5 डायनेस्टी गुजरी हैं। हिंदुस्तान में सलेब डायनेस्टी जो थी वो 1206 से लेके 1290 तक रही थी। एस से सलेब, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, अल से लोधी। तरतीब भी यही है, पूछेगा आपसे। 1206 से 1290 तक सलेब डायनेस्टी, फिर खिलजी आ गए थे 1290 से लेके 1320 तक, जलालुद्दीन खिलजी और फिर अलाउद्दीन खिलजी। मुबारक शाह खिलजी था इनका आखिरी। तो मुबारक शाह खिलजी के बाद ये हमारे पास तुगलक डायनेस्टी शुरू हो गई 1320 से लेके ये आई थी 1413 तक या 1414 तक,
ये थी तुगलक डायनेस्टी, ये पूछी है उसने। तो गयासुद्दीन तुगलक था, जिसे गाजी मलिक कहते थे, उसने जो था ना जी मुबारक शाह खिलजी, असल में इनका आखिरी हुक्मरान जो था खिलजियों का, जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन, अलाउद्दीन के बाद फिर मुबारक शाह को उसका एक हिंदू जर्नल था खुसरू खान, उसने कत्ल करके हुकूमत पे कब्जा कर लिया था। जो गाजी मलिक था वो भी जर्नैल था खिलजियों का, उसने क्या किया, उसने खुसरू खान को कत्ल किया 1320 में, उसके खिलाफ जंग लड़ी, उसके खिलाफ बगावत कर दी और उसके बाद तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद रखी। तो तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद 1320 में रखी गई थी खिलजियों के बाद। किसने रखी थी? गाजी मलिक ने, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बाद में मशहूर हुआ। तो इस तरह से ये आपकी बनेगी 14वीं सेंचुरी बन जाएगी। 1320 है तो 14वीं सेंचुरी लग चुकी है। अगर सेंचुरी में पूछा था तो आप ये आंसर करेंगे, अगर आप ईयर का पूछेंगे 1320 में शुरू हो गई थी। इसके बाद फिर सैयद डायनेस्टी आ गई थी 1414 से लेके 1451 तक पूछता है वो। उसके बाद फिर लोधी डायनेस्टी 1451 से लेके 1526 तक ये पूछ रहा है वो, लोधी डायनेस्टी थी। इन डायनेस्टी में एक दूसरे के बाद पूछेगा कौन सी थी, हुक्मरान कौन कौन सी है, सारा मैंने आपको ये हिस्ट्री में करवाया हुआ है। एक एक इवेंट मैंने कौन कौन से साल में कौन कौन से इवेंट हुए स्टोरी की शक्ल में करवाया हुआ है मैंने। आगे चलते हैं। Who was the founder of यूनियनिस्ट पार्टी? ये मैंने करवाया हुआ आपको कि यूनियनिस्ट पार्टी की बुनियाद सर फजल हुसैन ने 1923 के अंदर रखी थी। 1923 के अंदर सर फजल हुसैन ने यूनियनिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी थी। 3-4 सवाल बनती हैं इसके बारे में। एक तो यूनियनिस्ट पार्टी की बुनियाद कब रखी और किसने रखी? 1923 के अंदर सर फजल हुसैन था और सर सिकंदर हयात भी था इसके साथ। सर फजल हुसैन का नाम आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आप देखें कि वो कौन सी पार्टी थी जिसने सैमन कमीशन को सपोर्ट किया था, वो ये यूनियनिस्ट पार्टी थी। पंजाब के जो वडेरे थे उन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई थी। ये बरतानिया के जो ब्रिटिशर थे, जो अंग्रेज थे, उनकी वफादार पार्टी थी, इसलिए इन्होंने सपोर्ट भी किया था। बाकी सारी पार्टीज ने बायकॉट किया था सैमन कमीशन का 1928 में जब वो आया था। 27 में बना था, 28 में आया था। उसके बाद 1936 और 37 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें पंजाब में जो गवर्नमेंट बनाई थी वो यूनियनिस्ट पार्टी ने बनाई थी और सर सिकंदर हयात जो थे पंजाब के सीएम बने थे। ये सवाल बनेगा 1937 में जो इलेक्शन हुए प्रोविंसेस के, उसमें पंजाब में गवर्नमेंट किसने बनाई? यूनियनिस्ट पार्टी ने। और कौन सीएम बना? सर सिकंदर हयात। उसके बाद फिर खिजर हयात टवाना बना था। तो ये थोड़े से 2-3 सवाल बनेंगे इसके हवाले से, यूनियनिस्ट पार्टी के हवाले से। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट कार्बन इमिशन? तो कार्बन इमिशन सबसे ज्यादा जो है 2023 की और 24 की रिपोर्ट में चाइना टॉप पे है, उसके बाद फिर यूएसए और उसके बाद फिर इंडिया है। तो 3 ये बड़े मुल्क है जो कार्बन एमिशन में CO2 की जो इमिशन कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट में, और उसका सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है वो पाकिस्तान है। आपको पता है कि सारा का सारा ये जो हमारे पास फ्लड आते हैं, ये बारिशें आती हैं बगैर मौसमी, और इतनी सारी बीमारियां आ गई हैं, क्लाइमेट चेंज से ज्यादा सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन हो रहा है? पाकिस्तान हो रहा है। उसके बाद विच डिजीज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 80% इन 2040? तो मलेरिया के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो बीमारी है 80% जो है ना जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी 2040 तक। ठीक है, इसका ये आंसर ठीक रहेगा। जून 5 जो है ना जी ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के हवाले से। हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को बनाया जाता है। 2021 वाला जो बनाया गया था उसमें पाकिस्तान ने उसे प्रेजाइड किया था। What is the antonym of जर्मन? जर्मन का एंटोनिम, जर्मन आपको पता है कौम है पूरी की पूरी, तो नॉन जर्मन कह सकते हैं, फॉरेनर भी कह सकते हैं आप, फॉरेन। तो यही बनेगा ऑप्शन, आपको पता होगा। आप उसमें ऑप्शन में उसने क्या क्या दिए हुए थे। बाज़ दफा पता भी क्या होता है, हमारे पास जो सवाल आते हैं उसके ऑप्शन नहीं होते हैं, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो डिसाइड करते हैं उसके ऑप्शंस, कि उसके ऑप्शंस क्या थे, उसमें से एक चूज करना होता है। तो आप ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे वहां पे क्या क्या ऑप्शन थे, उस हिसाब से आप ठीक करेंगे अपना सवाल, क्योंकि आपके माइंड में जैसे सवाल आएगा ऑप्शन भी आ जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस के। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे व्हाट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर? तो पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर है बेटा वो डिफरेंस इंजन था। डिफरेंस चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज को ही हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। डिफरेंस इंजन जो था पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ये 1820-22 की बात है, 22-23 की ये बात है, डिफरेंस इंजन। फिर इसने एनालिटिकल इंजन बनाया था 1837 में। उसके बाद से फिर ये चलता रहा था। ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर पाया था। 1910 में इसका बेटा था हेनरी बेबेज, उसने फिर प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया था। लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर का जो
टाइटल है वो ले गया था बेबेज, क्योंकि आज का जो जदीद कंप्यूटर है उसका जो बेसिक आप देखेंगे थीम जो था वो ये बेबेज का थीम था। हु इज द फाउंडर ऑफ ENIAC? ENIAC का फाउंडर पूछा हुआ था या एब्रिविएशन पूछा हुआ था? एब्रिविएशन अगर पूछा हुआ था तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये इसका एब्रिविएशन बन जाएगा। तो जॉन मैकूले और पेस्पर थे दो बंदे, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया के प्रोफेसर थे। 1945 में इन्होंने ये बनाया था। ये पहला आप कह सकते हैं कि प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था ये। तो इसके हवाले से ये 2-3 सवाल बन सकते हैं। तो ENIAC के बारे में ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। Who said चाइल्ड इज फादर ऑफ अ मैन? चाइल्ड जो है फादर ऑफ मैन है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कहा था। विलियम वर्ड्सवर्थ बेसिकली इंग्लिश रोमांटिक पोएट है, था जबरदस्त किस्म का 18वीं सेंचुरी के अंदर। तो ये जो है ना जी, इसने कहा था चाइल्ड इज फादर ऑफ अ मैन। लाहौर रेजोल्यूशन चेंज स्टेट्स इनटू स्टेट बाय अमेंडमेंट इन विच ईयर? तो कौन से साल था जिसमें लाहौर रेजोल्यूशन, तो आपको पता 1940 में हुई थी। 1940 के अंदर लाहौर रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च को आपको याद हमारे साल मनाते हैं पाकिस्तान डे के तौर पे। लेकिन इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया स्टेट्स का इस्तेमाल किया गया था कि एक से ज्यादा स्टेट्स होनी चाहिए। बाद में 46 के अंदर 1946 के अंदर इसे अमेंड किया गया, स्टेट्स के बजाय सिर्फ एक स्टेट, और उसका नाम पाकिस्तान। जो मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं उनके मिला के एक स्टेट बनाएंगे, हम स्टेट्स नहीं बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे, और उसका नाम क्या होगा? पाकिस्तान होगा। तो ये कौन से साल में स्टेट से स्टेट किया गया लफ्ज? 1946 की ये बात है। ठीक हो गया, ये सवाल इसमें पूछा गया था। असलम डैश पुलिस प्रोटेक्शन। अच्छा, इसमें अब सेंटेंस आपको पता होगा कि एग्जैक्टली क्या था। अब अगर ये ऐसे ही सेंटेंस था तो असलम पुलिस प्रोटेक्शन रिक्वेस्टेड ठीक रहेगा कि असलम ने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए रिक्वेस्ट की। प्रेजेंट का टेंस नहीं आ सकता इसमें। ठीक है, ऑप्शन अब आपको पता होगा इसमें ऑप्शन में क्या क्या था। इसका सर ने इसका पैसे वाइस बनाना था, क्या बनाना था, अब आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन का आपको पता होगा। हमारे पास जो सवाल आया इस तरह से ही आया है, हमने इसे ऐसे ही ठीक करने की कोशिश की है। हु इज द फाउंडर ऑफ नेटस्केप? नेटस्केप बेसिकली इसका जो फाउंडर था वो मार्क एंडरसन साहब थे जी। ये बिजनेसमैन है अमेरिकन। तो शुरू में जो ब्राउजर वगैरह जो बन रहे थे उन पे इन्होंने काम किया था। अमेरिकन आप कह सकते हैं कि एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जो शुरू में जो कंपनीज थी उनके ये फाउंडर थे। तो आजकल ये बिजनेसमैन है। तो इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो मार्क एंडरसन बनेगा इसका नाम। ये नया सवाल था। सर आगा खान इज बरीड इन विच सिटी? आगा खान अभी खबरों में थे, अभी आगा खान फोर्थ जो थे ये इनका इंतकाल हुआ है। आगा खान थर्ड का नाम तो आपने सुना होगा, सोयम। मुस्लिम लीग जब बनी थी उसका पहला प्रेसिडेंट था ये आगा खान सोयम थर्ड। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का पहला सदर आगा खान जो शिमला वफात गया था उसे भी ऐड कर रहा था ये। तो ये जो था जब मरा था तो इसे दफन किया गया था इजिप्ट में, कायरो में। इजिप्ट के अंदर, कायरा के अंदर नहीं, इजिप्ट के अंदर आसवान जो उनका सिटी है, जरा खूबसूरत किस्म का आसवान डैम भी हमने पढ़ा था। तो वहां पे इसे दफन किया गया था क्योंकि ये फातिमीद है बेसिकली। जो आगा खानी है पाकिस्तान में भी है, ये इस्माइली हैं हमारे पास, ये इस्माइली हैं। आप ये देखें कि फिका जाफरिया की कोई आप कह लें कि आगे सब ब्रांच कह लें या उसकी फिरके, जिस तरह हमारे सुन्नियों के फिरके हैं इसी तरह से जो शी हैं उनके भी फिरके हैं बहुत सारे। उनमें से एक जो है ना ये इस्माइली हैं, ये फातिमीद कहलाते हैं। आपको फातिमीद हुकूमत भी थी। फातिमीद जो थी ये मिस्र के अंदर हुकूमत थी, फातिमीद अंपायर। तो मिस्र के अंदर ही इनका सेंटर था, वहीं से इन्होंने हुकूमत की और बाकी फिर चले गए बाद में। तो फातिमीद जो है ये हजरत फातिमा की औलाद से अपने आप को क्लेम करते हैं और हजरत अली की औलाद में से अपने आप को क्लेम करते हैं ये। तो ये आजकल आगा खानी या इस्माइली के नाम से मशहूर है पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान मूवमेंट में आगे थे आगा खान सोयम जो थे। अब ये वहां दफन हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट आए थे वो फोर्थ थे, आगा खान फोर्थ चारों। ये 19
1957 में ये मरे थे, उसके बाद ये आ गए 1957 में ये आ गए थे आगा खान फोर्थ, जो अभी 2025 में पिछले हफ्ते या शायद उससे पिछले हफ्ते फरवरी में जो है इनकी डेथ हुई है। इन्हें भी वहीं कायरो में मिस्र में दफन किया गया क्योंकि इनका सेंटर था इजिप्ट, वहीं से इनकी फातिमी हुकूमत थी, तो वहां जाके ये दफन होना पसंद करते हैं। तो आगा खान लिखा हुआ था उसने सिर्फ, तो उसने थर्ड फोर्थ लिखा ही नहीं है, तो दोनों थर्ड भी और फोर्थ भी कहाँ दफन हुआ है? मिस्र में। कहाँ पे? आसमान के अंदर। आसमान, ये बेटा इसका आंसर होगा, आसमान और मिस्र। ठीक है, इजिप्ट और आसमान ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड का पूछा जाए, फोर्थ का पूछा जाए। इनका जो पाकिस्तान में इस वक्त सेंटर है ना, वो गिलगित का इलाका है, गिलगित में और ये चित्राल वाली साइड में है। मरा ये अभी वाला जो मरा है ना फोर्थ, ये पुर्तगाल में था, लिब्सन में कहीं पे मौजूद था ये, वहां पे इसकी डेथ हुई है। द होल क्लास, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं है बेटा, क्वेश्चन यादा है, तो क्वेश्चन आप लोग अगर पेपर दे के आए हैं तो आपको पता होगा। 260 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, तो इसे आप देख लीजिएगा। अगर आपको इसका सवाल मिल जाए तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इन अ 5 क्लासरूम सिटिंग, रो एंड कॉलम्स आर इक्वल, इफ रो आर के एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉलम, तो वो कॉलम भी के होंगे। अगर रो और कॉलम इक्वल है, अगर रो हमारे पास के है तो वैल्यू, तो हमारे पास कॉलम भी तो के ही होंगे। मजीद इसकी जो स्टेटमेंट है वो आप भी बता सकते हैं मैथ के क्वेश्चन की कि क्या थी वहां पे। हमें जो मिली है हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया ताकि आपको आइडिया हो जाए, आपके माइंड में जो स्टेटमेंट है क्लिक कर जाए, और सही जो स्टेटमेंट है वो आप उसे लिख लें या बता दें। अच्छा, एक और बात, जो भी पेपर हो रहा होता है ना, कोशिश किया करें उसे लिखा करें, आके फौरन नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि जो बुक आती है इम्तियाज शाहिद की, उसमें आधे सवाल वो अपनी तरफ से डालता है। क्यों? 100 सवाल उसने पूरे करने होते हैं, अब सारे सवाल तो बाहर आते नहीं हैं, यही सवाल घूम रहे होते हैं और बाकी वो अपनी तरफ से पूरे कर देता है। अब किसी को क्या पता, जिसने पेपर दिया ही नहीं उसे क्या पता ये थे या नहीं थे। तो जो ओरिजिनल डेटा बैंक होता है, ओरिजिनल जो क्वेश्चन होते हैं वो आप खुद तैयार करते हैं पेपर के बाद आके, तो इस तरह से आपका खुद का डेटा बैंक तैयार हो जाता है, और वो जब आप तैयार करके जाएंगे तो आप सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और आप शॉर्टलिस्ट भी होंगे। ठीक है, सी पैक जो है हमारे पास रेलवे लाइन नियर हवेलियां इज कॉल्ड, तो हवेलियां के करीब जो सी पैक है हमारे पास रेलवे लाइन है वो टक्सला खंजराब लाइन कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे जी? टक्सला खंजराब लाइन कहेंगे। ये हमें मिला है क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड द प्रिंसली स्टेट कलात मर्ज इनटू पाकिस्तान, तो अगर कलात का सवाल था बेटा तो फिर 1948 है जब पाकिस्तान बना। तो टोटल ये सवाल पूछता है कितनी स्टेट थी जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था? 13 स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। इनमें सबसे पहले BWP ने, भावलपुर ने 7 अक्टूबर 1947 को ज्वाइन कर लिया था। सबसे बड़ी स्टेट जिसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया, भावलपुर। सबसे पहले किसने ज्वाइन किया? भावलपुर। 7 अक्टूबर का पूछ सकता है वो, 7 अक्टूबर 1947 की ये बात है। फिर बाकी स्टेट मिलती गई थी। स्वात स्टेट का भी कभी पूछ लेता है, 1969 के अंदर स्वात की जो स्टेट है उसने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स के बारे में पूछता है, इसके बारे में ही पूछता है, कलात के बारे में भी और इसके बारे में भी और इसके बारे में भी। टोटल भी पूछता है कितनी स्टेट्स थी जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया? 13 स्टेट्स थी। द स्पेसिंग एट द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड इंडेंटेशन। इंडेंटेशन बेसिकली क्या होती है? स्पेसिंग देते हैं हम। जब हमारे पास, जैसे ये हमारे पास अगर एक पेज ही है तो इसमें हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, दूसरा ये पैराग्राफ है। हम चाहते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है वो यहाँ से शुरू हो, जबकि हमारे पास जो गटर मार्जिन था वो यहाँ तक था, यहाँ से लिखा जा रहा था, इससे आगे लिखा जा रहा था। ठीक है, या जो हमारे पास ये वाला जो मार्जिन था, इसे आप कह लें कि राइट मार्जिन जो था, जो नॉर्मल होता है वही था, लेकिन हमारा जो पैराग्राफ है हम चाहते हैं कि पहला जो पैराग्राफ है वो यहाँ से लिखना शुरू हो। तो यहाँ हमारे पास रूलर होता है, तो रूलर से हम क्या करते हैं? इंडेंटेशन करते हैं। जहाँ पे हम इंडेंटेशन करेंगे उससे आगे लिखना शुरू होगा, पैराग्राफ वहीं से शुरू होगा, बाकी लाइन वहीं से ही होगी, सिर्फ पैराग्राफ वहाँ से स्टार्ट होगा। इंडेंटेशन इसे हम कहेंगे। करवाया मैंने आपको इंडेंटेशन का भी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Ctrl+5 शॉर्टकट की? तो अक्सर ये पूछा जाता है, करवाया हुआ है मैंने आपको क्लास में। लाइन स्पेसिंग 1.5 की अगर करनी हो तो हम क्या करते हैं? Ctrl+F5 की शॉर्टकट की यूज करते हैं। Ctrl+1 की करेंगे तो हम क्या करते हैं जी, उसमें जो है ना 1 सिंगल स्पेसिंग के लिए, डबल के लिए Ctrl+2, और 1.5 स्पेसिंग के लिए
हम कंट्रोल+5 करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 सवाल बनते हैं यहाँ से। When did PM जफरुल्लाह खान जमाली डाइड? तो ये 2020 में मरे हैं जी। जफरुल्लाह खान जमाली साहब बलूचिस्तान से थे, सीएम रहे बलूचिस्तान के और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। 2002 से लेके 2004 तक जो है ना ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। पाकिस्तान के ये मुशर्रफ दौर में प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के 2002 से 2004 तक। ठीक है, अभी 2020 में इनकी डेथ हुई है। आगे चलते हैं। सीएम बलूचिस्तान भी ये रहे हैं। दियामीर बादशाह डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? तो दियामीर बादशाह डैम का मैंने आपको करवाया है, इंडस रिवर के ऊपर है। 4500 के करीब इसकी मेगावाट के करीब इसकी जनरेशन कैपेसिटी है। और जो है ना जी 2028 में ये ओपन होना था, लेकिन 2030 के भी आगे चला जाएगा क्योंकि इस पर काम हुआ नहीं है। इसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए, हमें $14 बिलियन के करीब पैसे चाहिए इसे बनाने के लिए। इतने तो हमारे खजाने में पैसे नहीं है टोटल मुल्क को चलाने के लिए। तो इसके ऊपर काम स्लो है। पहले ज़मीन एक्वायर की गई थी, फिर थोड़ा बहुत काम शुरू किया था, फिर सब काम रुका हुआ है। तो ये 2030 से भी आगे चला जाएगा। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। व्हाट वाज दियामीर डिस्ट्रिक्ट है जीपी का, वहाँ पे मौजूद है। व्हाट वाज पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान? अच्छा, फर्स्ट 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब इसमें बात हो रही है पाकिस्तान का पहला जो 5 ईयर प्लान है वो कौन सा था जी? 1955 से लेके 60 तक का था। फर्स्ट 5 ईयर हमारा जो प्लान था वो 1955 से लेके 1960 तक शुरू हुआ था। 60 से 65 तक दूसरा था। अभी जो शुरू किया गया, ये सवाल पूछा जाएगा आपसे, 13 है, 13वां जो है ये अभी शुरू किया गया जी 2024 से लेके 2029 तक ये चलेगा। शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया है उड़ान पाकिस्तान के नाम से। उड़ान पाकिस्तान के नाम से ये आपसे तीनों सवाल बन सकते हैं। करंट 5 ईयर प्लान का नाम क्या है? उड़ान पाकिस्तान है। कौन से नंबर का है? 13वां है। कब से कब तक रहेगा? 24 से लेके 29 तक रहेगा। ठीक हो गया जी, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। इन विच ईयर डिड गिलगित बल्तिस्तान बिकेम अ सेमी प्रोविंस? गिलगित बल्तिस्तान को आपको बताया कि 2009 के अंदर जो है ना इसका स्टेटस चेंज किया गया था और इसे जो है ना ऑटोनोमस प्रोविंस डिक्लेयर किया गया था। जो फेडरल इसे देखती थी डायरेक्टली, फेडरल से निकाल के उनकी अपनी एक असेंबली होती है, अपने उनके इलेक्शन होते हैं, उनका अपना क्या होता है जी, एक सीएम होता है, उनका अपने मामला हैं सारे के सारे। ठीक हो गया। तो ये जो है 2009 के अंदर ये स्टेटस दिया गया था। इससे पहले जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसे डायरेक्टली कंट्रोल किया करती थी। ठीक हो गया। What was the operation launched after the Malakand incident? Malakand इंसिडेंट क्या था? ये 2009 में बेटा हुआ था। तो 2009 के अंदर जो थे तालिबान जो थे उन्होंने मालाकंड के अंदर जो सिविलियन थे उन्हें फायरिंग करके 180 लोग शहीद कर दिए थे, 300 से ज़्यादा जख्मी हो गए थे। उसके बाद फिर ऑपरेशन राह रास्त शुरू किया गया। ये सवाल पहले बना है कि ऑपरेशन सवात के अंदर कौन सा ऑपरेशन किया गया? 2009 में ऑपरेशन राह रास्त किया गया। या ऑपरेशन राह रास्त किधर किया गया? सवात के अंदर किया गया था। ठीक है, 2009 की ये बात है। तो ये सवाल पहले भी रिपीट हुआ है, तालिबान के खिलाफ था ये। मालाकंड इंसिडेंट क्या था मैंने आपको बता दिया है सारा। ग्रीनविच सिटी, ग्रीनविच जो है लंदन के अंदर है बेटा, ये बरतानिया में यूके के अंदर 1884 के अंदर इसे जो है ना इस लाइन को, ग्रीनविच लाइन को स्टैंडर्ड बनाया गया था। इससे हम क्या करेंगे, पूरी दुनिया का टाइम कैलकुलेट करते हैं। 1884 की ये बात है। तो ग्रीनविच बेसिकली क्या है? एक टाउन है लंदन के अंदर जिसे सेंटर बनाया गया, जिसे हम जीएमटी लाइन कहते हैं। GMT +5 है पाकिस्तान का टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम +5, वो सारा मैंने इसके ऊपर लेक्चर दिया हुआ आपको प्रॉपर। GMT के ऊपर, ग्रीनविच मीन लाइन के ऊपर पूरा एक लेक्चर दिया हुआ, कैसे टाइम कैलकुलेट करते हैं। पाकिस्तान में ये टाइम हो रहा है तो अमेरिका में क्या टाइम होगा, बरतानिया में क्या टाइम होगा, ये सारा मैं प्रॉपर एक आपको लेक्चर दे चुका हूँ। Which province of Pakistan was divided into 2 parts after independence? 1947 के अंदर। तो 1947 के बाद जो है ना जी तो कौन सा प्रोविंस था पाकिस्तान का? दो हिस्सों में तकसीम किया गया, पंजाब किया गया था और बंगाल भी किया गया। 1947 में बंगाल तो था ना पाकिस्तान का हिस्सा, अब नहीं है, वो अलग बात है। ऑप्शन को देख लीजिएगा, अगर बहुत का ऑप्शन था पंजाब और बंगाल कहेंगे आप, अगर सिर्फ पंजाब का ऑप्शन था तो फिर आप पंजाब करेंगे। ये जो है ना बताया गया है कि ये क्या कहलाती है, तो ये पैरेंथेसिस कहलाती है। छोटी ब्रैकेट नहीं कहते थे हम इस तरह से, छोटी ब्रैकेट इसे कहते थे, पैरेंथेसिस इसे हम कहेंगे। इसका नाम पूछा गया, इसे क्या कहते हैं। MI5 के बारे में पूछा गया, सीक्रेट एजेंसी है किसकी? यूके की। MI5 MI6 ये दोनों जो है ना यूके की क्या है, सीक्रेट एजेंसी के नाम है, जिस तरह हमारी ISI है इसी तरह से जो है ना उनकी क्या MI5 है। फाउंडिंग मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ अलॉन्ग विद यूके,
कॉमनवेल्थ के जो फाउंडिंग मेंबर थे उनका पूछा गया यूके के साथ साथ, और कौन थे? ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, साउथ अफ्रीका था और न्यूजीलैंड था। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन में उसने क्या क्या, कौन में से कौन सा मिस किया हुआ था और कौन सा पूछा हुआ था। ये प्लस का पूछा हुआ था, सिंपली आपने इसे प्लस करना है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। 3 है हमारे पास, 3 है तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इशारिया है। ठीक है, 3 का जमा कर रहे हैं हमने, यहाँ पे हमारे पास इशारिया है। फिर अगर सिफर सिफर अपनी तरफ से लगा लें, जितने भी लगा लें कोई मसला नहीं है। इशारिया के बाद जो हमारे पास कितने भी सिफर लगा लें कोई मसला नहीं है। हमारे पास 5 सिफर तक जा रहा है तो मैंने 5 लिख दिए हैं वैसे, ताकि हमारी अरेंजमेंट ठीक रहे। फिर हमारे पास 0.03 है तो हमारे पास ये 0.03 हो गया, ये वाला। फिर हमारे पास ये आ जाएगा 0.003 हो जाएगा। फिर हमारे पास ये आ जाएगा 0.0003 हो जाएगा। फिर हमारे पास ये आ जाएगा 0.00003 से जमा करना है। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा वैसे, फिर ये 3 आ जाएगा वैसे, ये 3 आ जाएगा वैसे, जमा करें, ये 3 आ जाएगा वैसे, ये सिफर है, फिर इशारिया है, फिर ये जमा करके 3। तो ये अब आपका आंसर होगा। ये नजर आ रहा है नीचे से आपको आंसर? तो ये बेटा आपका इसमें से जो है ना आंसर बन जाएगा। तो 3.003 ये आपका आंसर, जमा करना था, प्लस करना था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो मैंने आपको बताया था VTIMA, VTIMA। तो पहली जनरेशन को वैक्यूम ट्यूब की जो टेक्नोलॉजी थी उसे इस्तेमाल किया गया। दूसरी में ट्रांजिस्टर, E से वैक्यूम ट्यूब, T से ट्रांजिस्टर, I से इंटीग्रेटेड सर्किट, M से हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर और A से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1 2 3 4 5। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है? 5वीं जनरेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो रोबोट आपके आ गए हैं खुद ब खुद जो काम कर रहे हैं, इंसान को जिस तरह डायरेक्शन देते हैं वैसे आप रोबोट को डायरेक्शन देंगे और उसके बाद वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इस्तेमाल हो रही है। ये किस्म का कंप्यूटर ही है आपका, जो आपका ये रोबोट है। ठीक है, तो ये तरतीब याद रखेंगे, वो अक्सर पूछता है वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में इस्तेमाल हुआ, ट्रांजिस्टर कौन सी में हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी में हुआ, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी में हुआ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा हुआ। VTIMA, VTI से आपने क्या करना है? MA करना है। ठीक है, VTI इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में। ठीक हो गया जी, 5th जनरेशन इसका आंसर होगा। आउट ऑफ 193 मेंबर ऑफ UN, हाउ मेनी आर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज? तो ये सवाल आप तरफ देखिए, अगर यूरोपीय यूनियन के पूछा गया तो 27 मेंबर हैं टोटल। मतलब है कि यूरोपीय यूनियन की अगर देखा जाए, अगर सवाल ये पूछा गया कि यूरोप के कितने मुल्क हैं यूरोपीय यूनियन में, नहीं, यूरोप के कितने मुल्क हैं यूनाइटेड नेशन में, UNO में 193 में से, तो टोटल यूरोप के मुल्क हैं 50 के करीब, जिसमें से 44 ऐसे हैं जो UNO के मेंबर हैं। ऑप्शन आप देख लीजिएगा कि सवाल की स्टेटमेंट क्या थी, उसने ऑप्शन पूछा, क्या पूछा था? पूरी दुनिया के अंदर जो UN मेंबर कंट्रीज है कितने? 193, उसमें से यूरोप में कितने हैं? 44 है। यूरोप के अंदर टोटल कंट्रीज कितनी है? 50 के करीब है। यूरोपीय यूनियन के मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 27 है। अब आप देख लेना कि उसने सवाल में आपसे क्या पूछा हुआ था। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो IEA का पूछा हुआ है। IEA इंटरनेशनल हमारे पास बनेगी एनर्जी एजेंसी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर है बेटा। कहाँ पे है? पेरिस के अंदर है। 1974 में ये बनी थी। इसका काम है दुनिया को जो एनर्जी के हवाले से रिकमेंडेशन देना कि एनर्जी की जरूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है। एक और भी है एजेंसी IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, ये 1957 में बनी थी। इसका ये भी पूछता, अक्सर इसके बारे में पूछा होता है। अब उसने इसके बारे में पूछा था या इसके बारे में पूछा, ये आपको पता जो पेपर दे के आए हैं। तो इसके बारे में पहले सवाल इसके बारे में पूछा गया है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 में बनी थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया में है, वियना में। ऑस्ट्रिया और वियना, वियना हमारे पास सिटी है और ऑस्ट्रिया हमारे पास कंट्री। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की बात कर रहा हूँ, वियना के अंदर है। इसका हमारे पास किधर है? पेरिस में है। ठीक है, उसके बाद स्पेस बिटवीन बाइंडिंग साइड एंड पैराग्राफ करवाया ऑलरेडी मैंने आपको। तो ये हमारे पास बेसिकली गठन मार्जिन होता है। जैसा हमारी बुक है, यहाँ पे हमने क्या करनी है, साइड से बाइंडिंग, एक साइड से बाइंडिंग का तो हमने करनी होती है ना। जैसे हमने बाइंडिंग करनी है तो इधर हमें जो मार्जिन है वो नॉर्मल से ज्यादा देना पड़ेगा। वैसे राइट लेफ्ट और टॉप वाला मार्जिन मैंने आपको बताया कितना होता है? 1 होता है।
चारों तरफ जो मार्जिन होता है कितना होता है, 1 होता है, लेकिन बाइंडिंग साइड पे हमें ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि वो जो अल्फाज हैं वो उस बाइंडिंग में ना आ जाए। तो बाइंडिंग साइड वाला जो मार्जिन होता है उसे हम क्या कहते हैं, गटर मार्जिन कहेंगे, उसे हम गटर मार्जिन कहेंगे। ठीक हो गया, अपनी मर्जी से आप जितना चाहे सेट कर सकते हैं। ये दो साइड पे हो सकता है, बाज़ दफ़ा ये टॉप पे भी हो सकता है और राइट साइड पे भी हो सकता है। एडिटिव इनवर्स ऑफ -5, तो -5 का एडिटिव इनवर्स पूछा। एडिटिव इनवर्स बेसिकली आप कह लें कि इसे जनरली तो हम नेगेटिव नंबर को ही कहते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे ये वो नंबर होता है जिसे अगर किसी नंबर में ऐड किया जाए जवाब 0 आ जाए, तो 0 को बाज़ दफ़ा कह देते हैं। तो -5 ही है, इसमें जब तक हम जमा 5 नहीं करेंगे 0 जवाब आएगा ही नहीं। तो 5 क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स है, अपोजिट कह लिया यहाँ पे, जो नंबर दिया गया उसका अपोजिट। अगर यहाँ सिर्फ 5 होता तो फिर एडिटिव इनवर्स -5 होना था, क्योंकि दोनों को प्लस माइनस करके हमारे पास 0 होना चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स पूछा हुआ था इसने। Who built इंडियन आर्मी in 1941? तो 1941 ये सवाल रिपीट हुआ है। तो मोहन सिंह साहब थे जी, ये बेसिकली कैप्टन थे इंडियन आर्मी में। तो इसे जो है ना, जापानीज जो थे उन्होंने कन्वेंस किया, उनके साथ राब्ते में थे। तो इन्होंने जो है ना सुभाष चंद्र बोस उसके साथ मिलके जो आर्मी के लोग थे जो जिन्हें पनिशमेंट देती थी इंडियन आर्मी, तो जो आर्मी के खिलाफ थे उन्हें इकट्ठा करके एक अलग से आर्मी बनाई इन्होंने और उसे अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में प्रॉपर वो लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये मोहन सिंह, इससे पहले सुभाष चंद्र बोस का उसने पूछा 41, 42, 43 में ये आर्मी काम करती रही। तो इंडियन आर्मी उसी को वो इंडिया ने फिर आगे फॉलो किया कि जी फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने इंडिया की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद की। तो जी उस वक्त से जी इंडियन आर्मी की बुनियाद रख दी गई थी, तो उसी को फिर इंडियन आर्मी मानती है, लेके चलती है। ठीक हो गया। तो 1941-42 के अंदर ये मोहन सिंह साहब थे और साथ में सुभाष चंद्र बोस थे। ये दो बंदे थे जिन्होंने, सुभाष चंद्र बोस तो बल्कि सेकंड वर्ल्ड वार में ही जो है ना मारा गया था, जापान की तरफ से वो लड़ रहा था बरतानिया के खिलाफ, और उसका जहाज जो था वो क्रैश हो गया था ताइवान के करीब कहीं। तो उस वक्त जो है ना वो शहीद हो गया था या मारा गया था। ठीक है, मोहन सिंह इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, उसने स्टेटमेंट में किसी अंग्रेज के बारे में तो नहीं पूछा हुआ, क्योंकि अंग्रेज बेसिकली तो अंग्रेज एक प्रॉपर आर्मी को ऑर्गेनाइज करके चला रहे थे ना। अगर इंडियन साइड पे से नाम होंगे तो ये मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस दोनों में से एक नाम होगा। पहले सवाल बना है कि वो कौन सा इंडियन था जो सेकेंड वर्ल्ड वार में बरतानिया के खिलाफ लड़ा था जर्मनी के साथ और जापान के साथ मिलके, तो सुभाष चंद्र बोस का ऑप्शन था। cos 90 और sin 90 को मल्टीप्लाई करके आंसर पूछा हुआ है। cos 90 की जो वैल्यू है हमारे पास 0 है, मल्टीप्लाई है sin 90 की वैल्यू 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये मैंने करवाई है आपको ज्योमेट्री वाले टॉपिक को, जब मैंने करवाया था तो इनकी वैल्यूज भी करवाई थी मैंने आपको, इनकी वैल्यूज भी आपने करनी है। cos 0 की वैल्यू बाज़ दफा पूछता है वो, cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा cos 0, और cos जो हमारे पास 90 होगा, cos sin 0 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। cos 0 जो होगा वो 1 के बराबर होगा और sin 0 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ये भी बाज़ दफा पूछ लेता है। ठीक है। सिनोनिम ऑफ नेक्सस, नेक्सस होता है स्ट्रॉन्ग अलायंस। किसी का मतलब है कि चेन जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, सीक्वेंस हो गया, कनेक्शन हो गया, नेक्सस कहते हैं जिन्होंने नेक्सस बनाया हुआ है। ठीक है, इमरान खान अपनी गवर्नमेंट में कहते थे कि जो कार्टेल चीनी वाले जो है इन्होंने आपस में एक स्ट्रॉन्ग कार्टेल बनाया हुआ, नेक्सस बनाया हुआ है एक दूसरे के साथ मिलके। जब भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने लगती है सारे मिलके चीनी चाट कर देते हैं। नेक्सस का मतलब ये होता है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपस में। तो ये बेटे आपके क्वेश्चन थे, वो 50 के करीब सवाल थे। मैंने कोशिश की आप तक पहुंचाने की, उम्मीद करता हूँ पहुंचा पाया हूँगा। इसमें से जो क्वेश्चन नहीं थे शामिल वो आप हम तक भेजेंगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसका पार्ट 2 बना के आप तक सब तक वो सवाल पहुंचा दें ताकि सबका फ़ायदा हो। तैयारी करें, सीट निकालें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।